प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। हमारी एक नई जो वर्कशीट आ गई है 15 सितंबर 2020 के लिए। और वर्कशीट का टाइटल है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ये वर्कशीट हिस्ट्री से है और वर्कशीट नंबर 31। इस वर्कशीट में यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में बताया गया है। इंग्लिश में अगर हम बात करेंगे तो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप, तुम सबको पता है, यूरोप एक महाद्वीप है। यूरोप के जो मुख्य देश हैं इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, ये यूरोप में आते हैं। और यहाँ पर राष्ट्रवाद कैसे आया, ये हमने इस चैप्टर में पढ़ना है। राष्ट्रवाद होता क्या है? राष्ट्रवाद यानी अपने देश के लोगों के प्रति अपनेपन की भावना। हम जिस देश में रहते हैं उस देश की एक बाउंड्री होती है और उस बाउंड्री के अंदर रहने वाले सभी देशों के उस बाउंड्री के अंदर रहने वाले सभी लोगों के प्रति अपनेपन की भावनाओं को राष्ट्रवाद कहते हैं। इस चैप्टर में हमने मेनली आज की जो हमारी वर्कशीट है, दो चीज़ों को पढ़ना है। पहली चीज़ है राष्ट्रवाद पर फ्रेडरिक सार्वरी के विचार और दूसरा है 1789 की क्रांति एवं राष्ट्रवाद। यहाँ पर सबसे पहले हमें एक पिक्चर पर गौर करना है। हमें एक फ़ोटो दी गई है। ये फ़ोटो फ्रेडरिक सार्यू ने बनाई थी। इस फ़ोटो को बनाने वाले का नाम है फ्रेडरिक सार्यू और ये फ़ोटो 1848 में बनाई गई थी। फ्रेडरिक सार्यू एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे, फ्रेंच पेंटर थे, फ्रांसीसी कलाकार थे और उन्होंने 4 चित्र बनाए। और 4 चित्र वो रियलिस्टिक चित्र नहीं थे, वो उनका एक सपना था, उनका एक ख्याल था कि वो दुनिया को कैसा देखना चाहते हैं। और उसी ख्याल के बेस पे उन्होंने ये तस्वीर बनाई, जिसमें से एक तस्वीर को हम लोग देख रहे हैं। अब इस तस्वीर को हम लोग थोड़ा ब्रॉड करके यदि देखते हैं तो ये तस्वीर कैसी है। इस तस्वीर में देखो हमें यहाँ दिखाया गया है कि फ्रेडरिक सार्यू ने सपनों का एक संसार रचा जो उनके शब्दों और जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। इस श्रृंखला के पहले चित्र में यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं। सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में सरस्वती की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं। प्रतिमा के एक हाथ में ज्ञानोदय की मशाल और दूसरे हाथ में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र है। देखो मेनली इस फोटो में ये यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है इसका, और उसके बाद ये सीन ऐसे आगे की तरफ चलता है। और जितने लोग दिखाए गए हैं ये यूरोप के देशों के लोग हैं। इस लाइन में सबसे आगे, अगर हम सबसे आगे आने वाले लोगों की बात करेंगे तो सबसे आगे अमेरिका और फ्रांस के लोग हैं। फ्रांस के लोगों को आगे क्यों दिखाया गया? देखो इस झंडे पे ना फ्रांस लिखा हुआ है, तो फ्रांस और अमेरिका के लोग, क्योंकि वो सबसे पहले स्वतंत्र हो गए थे और उसके बाद बाकी लोग भी आ रहे हैं। और बाकी लोग के पीछे तक जो कतार चल रही है, बहुत लंबी कतार है, ये यहाँ से घूम के आगे तक जाते हुए, और ये पूरी कतार, इसमें यूरोप के सभी देशों के लोग हैं। और ये जा किसके पास रहे हैं? ये जा रहे हैं स्वतंत्रता की देवी के पास। ये स्वतंत्रता की देवी दिखाई गई हैं। इनके एक हाथ में मशाल है और दूसरे हाथ में मनुष्यों के अधिकारों का घोषणा पत्र है। इंग्लिश में अगर हम बात करेंगे तो एक हाथ में टॉर्च है, टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट, और दूसरे हाथ में चार्टर ऑफ राइट ऑफ मैन, ये मशाल है और ये चार्टर ऑफ राइट ऑफ मैन है उनके हाथ में। अब ये स्वतंत्रता की देवी है। स्वतंत्रता की देवी को देखो सफ़ेद वस्त्रों में दिखाया गया है। और मशाल, मशाल किस चीज़ का प्रतीक होती है? मशाल प्रतीक होती है क्रांति का। टॉर्च इज द सिंबल ऑफ रेवोल्यूशन। टॉर्च, मशाल जो है प्रतीक होती है क्रांति का, मशाल प्रतीक होती है रास्ता दिखाने का। और ये अधिकार पत्र है, यानी सभी लोगों को मिनिमम अधिकार मिलेंगे। अब तुम सब लोगों को पता है अधिकार कहाँ पर होते हैं? अधिकार होते हैं जहाँ पर राजा कम प्रबल होता है। जहाँ राजा ज़्यादा प्रबल होता है वहाँ तो एक ही चीज़ होती है, डिक्टेटरशिप, निरंकुशता, या जिसे हम कहेंगे तानाशाही। जहाँ पर राजा कम प्रबल होता है, जनता ज़्यादा प्रबल होती है, वहीं पर जनता को अधिकार मिलते हैं।
इस फोटो में एक चीज़ और दिखाई गई है, आगे की तरफ ये बहुत सारे कुछ चीज़ें बिखरी हुई हैं। ये बिखरी हुई चीज़ें क्या हैं? देखो हमें यहाँ पर दिया गया है कि बिखरी हुई चीज़ें क्या है। प्रतिमा के सामने जमीन पर निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए हैं। अब निरंकुश संस्थान, हमें ये वो शब्द दिया गया, इसका मतलब क्या होता है? निरंकुश संस्थान का मतलब है जनता के ऊपर तानाशाही करने वाले इंस्टीट्यूशन, जनता के ऊपर अत्याचार करने वाले इंस्टीट्यूशन। और यहाँ भी ये दिखाया गया है इस फोटो में कि जब जनता जागृत हो जाती है, क्रांति करती है, तो ये सारी जो तानाशाही करने वाले इंस्टीट्यूशन ये ऐसे यहाँ बिखर जाएंगे और जनता को न्याय मिलेगा। ये सब न्याय की देवी या स्वतंत्रता की देवी के पास से गुजरते हुए आगे चल रहे हैं। सेकंड, इसमें हमें पढ़ने के लिए दिया गया है कि राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद हमने देखा कि किसी भी देश में रहने वाले सभी लोगों के प्रति अपनेपन की भावना। ये अपनेपन की भावना सबसे पहले हमें नज़र आती है फ्रेंच रेवोल्यूशन में, फ्रांसीसी क्रांति में। हमने 9th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा था फ्रेंच रेवोल्यूशन को। 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी और जिसमें वहाँ का एक तानाशाही राजा था, एक निरंकुश राजा था, जिसको हटाकर लुई 16 को हटाकर, और वहाँ पर फिर पहले वो फ्रांस सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना, देन वो धीरे धीरे कर डेमोक्रेसी में कन्वर्ट हो गया। फ्रेंच रेवोल्यूशन में हुआ क्या था? फ्रेंच रेवोल्यूशन में वहाँ की राजनीति और संविधान, फ्रांस की राजनीति और संविधान, इसमें दो बड़े बदलाव हुए थे। बदलाव क्या हुए थे कि प्रभुसत्ता यानी जो राजा की ताकत थी वो राजा के हाथ से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के हाथ में आ गई। कि वहाँ पे जो राजा की जो पावर थी, मोनार्क की जो पावर थी, वो मोनार्क के हाथ से निकलकर पावर कौन सी? वही तीनों पावर, कानून बनाने की पावर, कानून को लागू करने की पावर और न्याय करने की पावर। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूशन एंड जुडिशरी, ये तीनों पावर राजा के पास थी। जब तीनों पावर किसी एक के हाथ में होती है तब उनसे तानाशाह बोलते हैं, डिक्टेटर बोलते हैं। तो तीनों पावर निकलकर ये फ्रेंच नागरिकों के हाथ में चली गई थी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी की पावर। और ये डिसाइड किया गया था फ्रांस में कि अब लोगों द्वारा ही राष्ट्र का गठन होगा और वे ही उसकी नियति तय करेंगे। यानी कोई देश कैसा होगा, उसमें क्या नियम बनेंगे, कैसे उस देश को चलाया जाएगा, और कोई डिस्प्यूट होने की सूरत में कौन फैसला करेगा, ये सब डिसाइड करने वाले लोग ही होंगे। 19वीं सदी में धीरे धीरे कर राष्ट्रवाद एक इतनी प्रबल ताकत के रूप में उभरा कि धीरे धीरे राष्ट्रवाद के आने से जितनी भी राजशाहियाँ थी, मोनार्की जितनी भी थी, वो सारी खत्म हो गई। और पहले देश बनते थे बहुराष्ट्रीय वंशीय व्यवस्था पर, बहुराष्ट्रीय वंशीय व्यवस्था पर देश बनते थे, और उसके स्थान पर अब राष्ट्र राज्यों का उदय हो गया। पहले मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर होती थी और उसके बाद अब नेशन स्टेट बनने लगी। राजा के मन में अब एक डर रहने लगा कि मैं जनता की बात नहीं मानूंगा तो जनता मुझे हटा देगी और जनता अपना रूल वहाँ पर लगा लेगी। फ्रेंच रेवोल्यूशन होने के बाद सभी राजाओं के मन में ऐसा डर आ गया था। राजाओं ने अपने आप को बदला, जो राजा नहीं बदल पाए जनता ने उनका अंत कर दिया, उन्हें हटा दिया, और वहाँ पर लोकतंत्र या डेमोक्रेसी की स्थापना हो गई। अब जनता के मन में ये विद्रोह की भावना या क्रांति की भावना आती कैसे है? विद्रोह का कारण क्या होता है? राष्ट्रवाद के उदय के कारण विद्रोह। यहाँ पर राष्ट्रवाद को लेकर विद्रोह है, उसके उदय के कारण क्या होते हैं? देखो, हमें यहाँ पर 4 कारण दिए गए हैं। सबसे पहला कारण है निरंकुश शासन व्यवस्था। निरंकुश शासन व्यवस्था का मतलब होता है एब्सोल्यूटिज्म, यानी राजा ये कहे कि जो मैं कह रहा हूँ वही सही है। तुम लोग याद करो 9th क्लास में हमने जब फ्रेंच रेवोल्यूशन को पढ़ा था, राजा जो कहे वही सही है, जनता जो कहे सब गलत है, यानी राजा मनमानी करने लगे। निरंकुश
शासन व्यवस्था का मतलब होता है, एब्सोल्यूटिज्म का मतलब होता है कि राजा मनमानी करने लगे। जब राजा मनमानी करती है तो जनता उससे परेशान हो जाती है और जनता फिर क्रांति की तरफ आगे बढ़ती है। दूसरा कारण रहा उदारवादी विचारों का प्रसार। देखो, उदारवादी विचारों के प्रसार का मतलब है स्प्रेड ऑफ लिबरल आइडियाज, यानी जब जनता को कुछ ऐसे विचारकों के विचार सुनने को मिलते हैं, जैसे हमने 9th क्लास में पढ़ा था, मॉन्टेस्क्यू था, जॉन लॉक था, रूसो था, इनके विचारों को जब जनता ने सुना तो जनता को लगा हाँ ये तो सब सही कह रहे हैं, कि जनता राजा को इसीलिए, जब तक राजा मानती है जब तक वो जनता की भलाई करे, या फिर राजा और जनता के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है कि जनता राजा को टैक्स दे और बदले में राजा जनता का ख्याल रखे। जब तक राजा मनमानी करता रहेगा जनता उसे राजा नहीं मानेगी। जब राजा मनमानी करने लगेगा तो जनता क्यों उसे राजा माने, जब वो ख्याल ही नहीं रख रहा है। वो राजा इसलिए है कि जनता उसे राजा मानती है। जब जनता राजा मानने को मना कर देगी तो वो आगे राजा नहीं रह सकता। तो राजा की भी ड्यूटी है कि वो जनता की भलाई करे। तो इसी तरह के जो उदारवादी विचारों का प्रसार हुआ उससे लोगों को अपने अधिकारों का पता चलने लगा और क्रांति की शुरुआत हुई। तीसरा इसमें कारण है स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व का नारा। अब देखो भैया, स्वतंत्रता समानता क्या होती है? लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। स्वतंत्रता, बेटा हर किसी को ना स्वतंत्रता चाहिए, छोटा हो चाहे बड़ा हो, हर किसी को स्वतंत्रता अच्छी लगती है। बंध के रहना किसी को भी अच्छा नहीं लगता, किसी भी रूप में। तो मनुष्य को तो सबसे पहले स्वतंत्रता चाहिए। राजा क्या करते थे? लोगों को अपना गुलाम बना के रखते थे, अपनी बातों का गुलाम, अपने विचारों का गुलाम। दूसरी एक चीज़ इक्वलिटी, समानता। हमारे भी कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 में इक्वलिटी दी गई है ना। हाँ, तो इक्वलिटी सबको अच्छी लगती है, भेदभाव किसी को भी अच्छा नहीं लगता। हम भी कहीं जाते हैं और हमारे साथ भेदभाव तो हमें बहुत बुरा लगता है। तो जनता को, हम सब लोग जनता है, जनता को क्या चाहिए? इक्वलिटी, समानता। और तीसरी चीज़ आती है बंधुत्व, फ्रेटर्निटी। बंधुत्व यानी हम सब लोग आपस में हर किसी के साथ मिलकर चले। राजा क्या करता था? डिवाइड एंड रूल। फ्रांस में राजा ने 3 भागों में बांट दिया था सोसाइटी को, 3 हिस्सों में बांटा हुआ था ना। तो फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट और थर्ड एस्टेट। समाज जितना डिवाइडेड होगा राजा उतनी ज़्यादा मौज करेगा, लोगों के बीच में फूट डालो और शासन करो। बंधुत्व का नारा, फ्रेटर्निटी का नारा दिया गया कि सभी देश में जितने लोग हैं उनको स्वतंत्रता मिले, समानता मिले और भाईचारे के साथ रहें। तीसरा, चौथा इसमें कारण था शिक्षित मध्य वर्ग की भूमिका। देखो भाई, कोई भी क्रांति तब ज़्यादा प्रभावी होती है जब उसमें मध्य वर्ग शामिल हो जाता है। उच्च वर्ग तो हमेशा मौज में रहता है और गरीब वर्ग बेचारे गरीब ही रहते हैं, वो अपनी तो दाल रोटी के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं। मध्य वर्ग किसी भी देश में सबसे बड़ा वर्ग होता है। उच्च वर्ग में कम लोग होते हैं, निम्न वर्ग में भी कम लोग होते हैं, हाई क्लास में कम लोग होंगे, लो क्लास में कम लोग होंगे, मिडिल क्लास में ज़्यादा लोग होंगे। और वही मिडिल क्लास जब शिक्षित हो जाता है, जब पढ़ लिख जाता है, तो रोल ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लास बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फ्रांस में भी जो रेवोल्यूशन हुई वो मिडिल क्लास उस रेवोल्यूशन को लाया था। ये 4 कारण राष्ट्रवाद के उदय के हैं जो हमने फर्स्ट शीट में समझे हैं। फर्स्ट शीट में हमने फ्रेडरिक सारियो के चित्र को समझा, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्रवाद को समझा, और राष्ट्रवाद के उदय के 4 कारणों को समझा। यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, 1789 की क्रांति राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति थी, स्पष्ट कीजिए। इंग्लिश में क्वेश्चन है, द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789, एक्सप्लेन। राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति फ्रांस की क्रांति थी। देखो यहाँ बहुत क्लियर से तुम्हें दिया गया है कि राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति फ्रांस की क्रांति थी। और क्यों फ्रांस की क्रांति थी? क्योंकि इससे राजा के हाथ से सत्ता के अधिकार, यानी देश को चलाने के अधिकार राजा के हाथ से निकल के जनता के हाथ में आ गए। नेक्स्ट हमारा सेकंड क्वेश्चन हमें दिया गया है कि निरंकुश शासन व्यवस्था क्या थी? प्रतिमा के सामने इसके ध्वस्त अवशेष जमीन पर क्यों बिखरे हुए हैं? यह किस बात का प्रतीक है? अब देखो भाई, निरंकुश शासन व्यवस्था क्या थी? निरंकुश शासन व्यवस्था किसको कहेंगे? निरंकुश यानी मनमानापन,
एब्सोल्यूटिज्म. What is absolutism? Why do its remain lie shattered on the ground? What does it signify? निरंकुश शासन व्यवस्था राजा की मनमानी व्यवस्था थी जिसमें राजा जनता का शोषण करता था अपने ऐशो आराम के लिए. इसके अवशेष जमीन पर इसलिए बिखरे हुए हैं कि जनता जागृत हो गई, पढ़ी लिखी हो गई, जनता को अपने अधिकारों के बारे में पता चल गया और जनता स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के साथ जीना चाहती है, निरंकुश शासन व्यवस्था को खत्म करना चाहती है, उदारवादी विचारों का प्रसार चाहती है. इसलिए जनता ने जागृत होकर क्रांति की और निरंकुश शासन व्यवस्था के अवशेष बिखर गए और ये इस बात का प्रतीक है कि जनता जागृत हो गई है. वो राजा की मनमानी, राजा का एब्सोल्यूटिज्म ज़्यादा नहीं चलने देना चाहती है. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है 19वीं शताब्दी के यूरोपीय राष्ट्रवाद की प्रकृति को लिखिए. मेंशन द नेचर ऑफ यूरोपियन नेशनलिज्म इन 19th सेंचुरी. अब देखो भाई 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद की प्रकृति क्या है, यहाँ पर हमें देखो दिया गया है, इसके बारे में बड़ा क्लियर. 19वीं शताब्दी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया. अब राष्ट्रवाद की प्रकृति यहाँ पर देखो भाई, राष्ट्रवाद की जो प्रकृति है वो राजनीतिक प्रवृत्ति का है और मानसिक प्रवृत्ति का है. यानी जो राष्ट्रवाद यहाँ पर काम कर रहा है वो राजनीतिक बदलाव ला रहा है, लोगों को अपने अधिकारों के बारे में जानने के लिए प्रेरित कर रहा है और अधिकारों को मांगने के लिए प्रेरित कर रहा है, और मानसिक जगत में प्रभाव ला रहा है. यानी मानसिक जगत में प्रभाव का मतलब होता है कि जब तक हम अपनी सोच को नहीं बदलेंगे, हम केवल दिखाने के लिए कोई चीज़ मांगते रहें, जैसे स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये केवल हम मांगते रहें और हमारी सोच ना बदले कि हम ये मांगेंगे ज़रूर बट दूसरे को नहीं देंगे. यानी हम स्वतंत्रता मांगेंगे जहाँ पर हमें मांगनी चाहिए बट हम देंगे नहीं जहाँ पे हमें देनी चाहिए. हम देंगे कब? जब हमारी सोच में बदलाव आएगा कि सभी लोगों को स्वतंत्र होने का अधिकार है, हम भी सबसे समानता का व्यवहार करें, हम भी सबसे बंधुत्वता का व्यवहार करें. तो जब हमारी सोच में बदलाव आएगा तभी हम वास्तव में राष्ट्रवाद को ला पाएंगे. तो यूरोप में राष्ट्रवाद की जो प्रकृति है वो पॉलिटिकल एंड मेंटल चेंज की थी. पॉलिटिकल चेंज और मेंटल चेंज. इंग्लिश वाले बच्चों के लिए बेटा सेम पैरा में तुम्हें सेकंड थर्ड लाइन में वर्ड्स लिखे हुए मिल जाएंगे. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है फ्रेडरिक सारियो के चित्रों की प्रमुख विशेषताओं की पहचान कीजिए. अब फ्रेडरिक और इंग्लिश में है बेटा हमारा ये कि आइडेंटिफाई द इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ प्रिंट्स प्रिपेयर्ड बाय फ्रेडरिक सारियो. फ्रेडरिक सारियो के चित्रों की वह विशेषता देखो हमें यहाँ पे दी गई है. फ्रेडरिक सारियो के चित्रों की विशेषता है कि फ्रेडरिक सारियो ने एक सपनों का संसार रचा. यानी एक काल्पनिक दुनिया थी जो उस समय सच नहीं थी, केवल अमेरिका और फ्रांस के बारे में सच हुई थी. और फ्रेडरिक सारियो ये चाहते थे कि ये पूरे विश्व के बारे में सच हो. जो यहाँ पे लिखा ना, उन्होंने एक सपनों का संसार रचा जो उनके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था. फ्रेडरिक सारियो के चित्र में उन्होंने स्वतंत्रता की देवी को दिखाया गया है, उसके हाथ में एक मशाल उन्होंने दिखाई है और नागरिकों के अधिकार को घोषणा पत्र दिखाया है. जो देश स्वतंत्रता पा चुके हैं उनको दिखाया है और जो स्वतंत्रता पाना चाहते हैं उन सारे देशों को यहाँ दिखाया गया है. और ये भी दिखाया गया है कि जब लोग मिलकर काम करते हैं, मिलकर लड़ाई करते हैं तो उन पर अत्याचार करने वाली सभी ताकतें बिखर जाती हैं. तो ये 4 क्वेश्चन बेटा हमने करने हैं बहुत अच्छे से समझकर. जिसको समझ नहीं आ रहा है वो दोबारा से इसको सुनना, और फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो बिल्कुल फ्री होकर मुझे तुम मैसेज कर सकते हो, मैं तुम्हारे डाउट सब क्लियर कर दूँगा. थैंक यू बेटा.